एक दिन भोलापुर गांव की लड़कियां गांव के पास वाले मैदान में खेल रही थी। तभी अचानक वहां कार में सवार कुछ अमीर लड़कियां आ जाती हैं। ए सुनो, तुम सब भागो यहाँ से। आज के बाद इस मैदान में सिर्फ हम खेलेंगे। नहीं नहीं, ये मैदान तो सबका है, हमें यहाँ से नहीं भगा सकती तुम। आज सुबह ही मेरे पिताजी ने इस मैदान को खरीद लिया है, इसीलिए अब मैं यहाँ की मालकिन हूँ। चलो तुम सब भागो यहाँ से। तभी उस अमीर घमंडी लड़की की नजर गरीब लड़कियों के खिलौनों पर पड़ती है। वो उसी वक्त कार चलाकर खिलौनों को तोड़ना शुरू कर देती है। अरे नहीं, इसने तो हमारे सारे खिलौने तोड़ दिए। अभी तो सिर्फ खिलौने टूटे हैं, अगर तुम सब यहाँ से नहीं गई तो तुम सब की हड्डियां भी टूट जाएंगी। उसके बाद वो सभी अमीर लड़कियां कार की डिक्की से हॉकी निकालकर गरीब लड़कियों को डराने लगती हैं। उन सब से डरकर सारी गरीब लड़कियां मैदान से चली जाती हैं। उसी समय सड़क से गुजर रही एक जादूगरनी ये सब देख लेती है। फिर जादूगरनी उन गरीब लड़कियों के पास जाकर कहती है, उन अमीर घमंडी लड़कियों ने तुम सबके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, लेकिन तुम सबको दुखी होने की जरूरत नहीं है। तुम सबके खेलने के लिए मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। जादूगरनी की बात सुनकर सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं। उसके बाद जादूगरनी उन सभी लड़कियों को गांव के पास वाले जंगल में ले जाती है। फिर जादूगरनी मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है और अगले ही पल जमीन के अंदर से एक विशाल पेड़ बाहर निकल आता है। उस पेड़ के ऊपर चाय कप का एक विशाल स्विमिंग पूल मौजूद था। अरे वाह, पेड़ के ऊपर कितना बड़ा चाय कप है। ऐसा नजारा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाँ सच में, ये तो बहुत ही अद्भुत है। फिर जादूगरनी वहां पर एक सीढ़ी प्रकट कर देती है। उसके बाद वो सभी लड़कियों को सीढ़ी पर चढ़ाकर चाय कप के ऊपर ले जाती है। कप के अंदर सुनहरे रंग का पानी भरा हुआ था। चलो अब तुम सब इस पानी के अंदर छलांग लगा दो। जादूगरनी की बात मानकर वो सभी लड़कियां पानी के अंदर छलांग लगा देती हैं। उसके बाद वो पानी गोल गोल घूमने लगता है और देखते ही देखते सभी लड़कियां एक खूबसूरत दुनिया में पहुंच जाती हैं। वहां चारों तरफ सुंदर सुंदर फलों के पेड़ थे। साथ ही उन पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी और तितलियां बैठी हुई थी। तभी कुछ घोड़े लड़कियों के सामने आ जाते हैं। वो घोड़े बहुत ही सुंदर थे और उनकी पीठ पर पंख लगे हुए थे। अरे हम सब ये किस दुनिया में आ गए? इस सुंदर नज़ारे को देखकर लगता है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। और ये जादुई कप स्विमिंग पूल की जादुई दुनिया है। चलो तुम सब हमारी पीठ पर बैठ जाओ, हम तुम्हें सैर कराएंगे। उसके बाद सभी लड़कियां एक एक घोड़े के ऊपर बैठ जाती हैं। फिर वो सारे घोड़े हवा में उड़ते हुए उन लड़कियों को सुंदर नज़ारे दिखाने लगते हैं। इस तरह उस जादुई दुनिया में जाकर वो सभी लड़कियां बहुत खुश थीं। फिर वो सभी शाम तक वहाँ खूब खेलती हैं और मन भर जाने के बाद सारी लड़कियां जादुई कप से बाहर आ जाती हैं। जादूगरनी आंटी, आप बहुत अच्छी हो, हमें जादुई दुनिया में खेलकर बहुत मजा आया। मैंने ये स्विमिंग पूल तुम जैसी गरीब लड़कियों के लिए ही बनाया है, तुम सब यहाँ रोज आकर खेल सकती हो। जादूगरनी की बात सुनकर सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं। फिर उस दिन के बाद से स्कूल की छुट्टी होने पर सारी लड़कियां जादुई चाय कप स्विमिंग पूल में जाकर खेलने लगती हैं। जादूगरनी बहुत दयालु थी। वो उन सभी लड़कियों को रोज तरह तरह की चॉकलेट और मिठाइयाँ दिया करती थी। लेकिन फिर एक दिन पिंकी नाम की एक लालची लड़की की नजर उस जादुई चाय कप स्विमिंग पूल पर पड़ती है। ये जादूगरनी कुछ जरूरत से ज्यादा दयालु है। अगर ये स्विमिंग पूल मेरे पास होता तो मैं इसके ऊपर टिकट लगाकर ढेर सारे पैसे कमाती। मुझे किसी भी तरह इस जादुई स्विमिंग पूल को हथियाना होगा। रात होने पर जादूगरनी उस पेड़ के नीचे सो जाया करती थी। लेकिन एक रात जब जादूगरनी सो रही थी तब वहाँ पिंकी आ जाती है। वो जादूगरनी को बेहोश करके अपने घर ले जाती है और उसे बांध देती है।
फिर अगले दिन पिंकी स्विमिंग पूल के पास जाकर वहाँ अपने नाम का बोर्ड लगा देती है। अरे तुम कौन हो और जादूगरनी आंटी कहाँ हैं? कल रात एक जंगली जानवर ने उन पर हमला करके उनकी हत्या कर दी। वो मेरी मौसी थी, इसीलिए अब ये जादुई स्विमिंग पूल मेरा है। अगर तुम सबको जादुई दुनिया में जाना है तो तुम सबको पैसे देने होंगे। पिंकी की बात सुनकर सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं, लेकिन सबको जादुई दुनिया में जाकर बहुत मजा आता था, इसलिए वो सभी पिंकी को पैसे देकर जादुई दुनिया में जाने लगती हैं। उस दिन के बाद से ये रोज का सिलसिला हो जाता है और कुछ ही दिनों में पिंकी बहुत पैसे कमा लेती है, लेकिन दिन ब दिन उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था। अगर मैं इन सभी लड़कियों को स्विमिंग पूल के अंदर कैद कर दूं तो फिर मैं उनके माता पिता से ढेर सारे पैसे मांग सकती हूँ। उनकी जान बचाने के लिए वो सब मुझे अपना घर बार बेचकर भी पैसे देंगे। फिर अगले दिन जब वो सभी लड़कियां स्विमिंग पूल के अंदर जाती हैं, तभी पिंकी स्विमिंग पूल पर लगा ताला बंद कर देती है, जिस वजह से वो सभी लड़कियां स्विमिंग पूल के अंदर कैद हो जाती हैं। ताला बंद होने की वजह से वो सभी जादुई दुनिया से बाहर नहीं आ पाती। ये देख पिंकी बहुत खुश होती है। उसके बाद वो गांव में जाकर सभी लोगों को धमकाना शुरू कर देती है। इस गांव की सभी लड़कियों को मैंने किडनैप कर लिया है। अगर तुम सब उनकी जान बचाना चाहते हो तो तुम सब मुझे अपनी सारी जमा पूंजी दे दो। अगर तुम सब ने होशियारी दिखाई तो मैं मंत्र पढ़कर जादुई कप को जला दूंगी, उसके बाद सारी लड़कियां भी जल जाएंगी। इस तरह पिंकी एक जादूगरनी होने का नाटक करने लगती है। फिर पिंकी की बात सुनकर सभी गांव वाले बुरी तरह घबरा जाते हैं। मैं तुम सबको कल तक का समय दे रही हूँ, अपने घर और खेत बेचकर सारे पैसे मुझे दे देना। लेकिन तभी अचानक वहाँ जादूगरनी आ जाती है। जादूगरनी को देख पिंकी के होश उड़ जाते हैं। अरे इसे तो मैंने अपने घर में कैद कर रखा था, फिर ये आजाद कैसे हो गई? तूने क्या सोचा था? तू जिंदगी भर के लिए मुझे कैद कर रखेगी? तूने मुझे बहुत तकलीफ दी है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जादूगरनी का गुस्सा देख पिंकी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जादूगरनी छलांग लगाकर पिंकी को पकड़ लेती है। उसके बाद गांव के सभी लोग जादूगरनी के साथ मिलकर पिंकी की खूब पिटाई करते हैं। अरे मर गई रे, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। फिर वो सभी लोग पिंकी को पीट पीट कर उसे गांव से बाहर भगा देते हैं। उसके बाद जादूगरनी स्विमिंग पूल का ताला खोलकर सभी लड़कियों को आजाद कर देती है। उस दिन के बाद से सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है। वो सभी लड़कियां फिर से जादुई दुनिया में जाकर खेलने लगती हैं और खुशी से रहने लगती हैं। शारदा की नम्रता और विशाखा नाम की दो बहुएं थी। नम्रता बहुत ही गोरी और सुंदर थी, जबकि विशाखा एकदम काली और बदसूरत थी। काली और बदसूरत होने के साथ साथ विशाखा स्वभाव से भी बहुत ही बुरी थी। वो कभी किसी का अच्छा नहीं सोचती थी। लेकिन नम्रता खूबसूरत होने के साथ साथ स्वभाव से बहुत ही नम्र और दयालु थी। उसे किसी का दुख बर्दाश्त नहीं होता था और बुरे समय में वो सभी की सहायता करती थी। नम्रता के इस अच्छे स्वभाव के चलते गांव के सभी लोग हमेशा उसकी तारीफ करते थे। शारदा, तेरी नम्रता बहू बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ मन से भी बहुत अच्छी है। कुछ दिनों पहले जब मैं बीमार थी तो उसने मेरे घर के सारे काम किए थे। सच में उसके जैसी बहू हर सास को मिलनी चाहिए। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। नम्रता बहुत ही अच्छी लड़की है। छोटों से प्यार और बड़ों को सम्मान देना उसे अच्छी तरह आता है। लेकिन शारदा की दूसरी बहू विशाखा, वो तो बहुत ही बदतमीज और बुरी है। वक्त पड़ने पर कभी किसी के काम नहीं आती। हाँ, मैंने भी आजमाया है। वो बहुत ही लालची और मतलबी है। अब क्या कर सकते हैं, पांचों उंगलियां तो एक बराबर नहीं होती है ना। विशाखा बहू के बुरे बर्ताव से मैं भी परेशान हूँ, लेकिन मैंने सब वक्त पर छोड़ दिया है। शायद एक दिन उसे अक्ल आ जाए। दूसरी तरफ विशाखा अपनी बुराई सुनकर गुस्से से तिलमिला जाती है।
मैं नम्रता की तारीफ सुन सुन के थक चुकी हूँ। अब समय आ गया है कि मैं इसे जान से मारकर हमेशा के लिए से छुटकारा पा लूं। फिर अगले दिन विशाखा नम्रता के खाने में बेहोशी की दवा मिला देती है। खाना खाने के बाद नम्रता अपने कमरे में सोने चली जाती है और थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह बेहोश हो जाती है। उसके बाद विशाखा नम्रता को कार में बैठाकर उसे पास वाले जंगल में ले जाती है। फिर वो नम्रता को वहां मौजूद एक कुएं के अंदर फेंक देती है। आज के बाद मुझे नम्रता की तारीफ सुनने को नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ अचानक नम्रता के गायब होने से घरवाले परेशान हो जाते हैं और उसे चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। तुम सब चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन वो नम्रता तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अगले दिन नम्रता हवा में उड़ते हुए गांव में दाखिल होती है। उसने बहुत ही सुंदर फूलों से बना लहंगा पहन रखा था और साथ ही वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। नम्रता को देख सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन विशाखा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बहू, तू कहाँ चली गई थी? हम सब तेरे लिए कितने परेशान हो गए थे। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में सो गई थी, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को कुएं में पाया। उस कुएं के अंदर एक दयालु जल परी रहती है। उसने मेरी जान बचाकर मुझे ये जादुई फूलों का लहंगा दिया है। इसकी शक्ति से मैं अपनी पसंद की कोई भी खाने पीने की चीज प्रकट कर सकती हूँ। इतना कहकर नम्रता वहाँ ढेर सारे पकवान प्रकट करके सभी लोगों में बांटने लगती है। दूसरी तरफ नम्रता की बातें सुनने पर विशाखा के मन में लालच आ जाता है और वो कुएं के पास जाती है। तभी उसे कुएं के अंदर एक खूबसूरत जलपरी दिखाई देती है। विशाखा फौरन कुएं के अंदर कूद जाती है। अरे कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई हो? तूने मेरी देवरानी को खाना प्रकट करने वाला फूलों का लहंगा दिया है ना? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पैसे प्रकट करने वाला फूलों का लहंगा दो। चलो जल्दी जल्दी मुझे वो लहंगा दे दो। मैं तेरे जैसी लालची और बदतमीज लड़कियों की सहायता नहीं करती, चल जा यहाँ से। ये सुनकर विशाखा जलपरी के बालों को पकड़ लेती है। अच्छा तो तू मुझे मारना चाहती है, रुक जा, अभी तेरी अक्ल ठिकाने लगाती हूँ। उसके बाद जलपरी एक जादुई चाकू प्रकट करके वहाँ विशाखा पर वार कर देती है और अगले ही पल विशाखा एक काली बिल्ली के रूप में बदल जाती है। उसके बाद जलपरी उसे हवा में उड़ाकर उसी के गांव भेज देती है। बिल्ली बनी विशाखा अपने घर जाती है, लेकिन उसके ससुराल वाले डंडा मारकर उसे भगा देते हैं। उस दिन के बाद से विशाखा गांव की सड़कों पर भटकने लगती है। इस तरह उसे उसके बुरे कर्मों का फल मिल जाता है। बहुत समय पहले किसी जंगल में एक शक्तिशाली चांद रहता था। चांद बहुत ही दयालु था। जब भी कोई उसके पास मदद मांगने आता तो वो निस्वार्थ भावना से अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके सबकी मदद करता था। लेकिन फिर एक दिन धोखेबाज जादूगरनी की नजर चांद पर पड़ती है। इस चांद के पास ढेर सारी शक्तियां हैं, लेकिन ये बेवकूफ़ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए कर रहा है। मुझे किसी भी तरह इसकी सारी शक्तियां चुरानी होगी। फिर उस दिन से जादूगरनी चांद पर नजर रखना शुरू कर देती है। एक दिन चांद पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था कि तभी जादूगरनी उसके पास पहुंच जाती है। सुनो जादुई चांद, मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम हमेशा लोगों की भलाई करते हो। सच में तुम बहुत ही नेक और अच्छे हो। इसीलिए मैं और मेरा परिवार तुम्हें अपने घर पर दावत देना चाहता है। चांद जादूगरनी की बात मान लेता है। फिर उसी शाम वो जादूगरनी के बताए हुए पते पर पहुंच जाता है। अरे तुम तो कह रही थी तुम्हारा परिवार है, लेकिन यहाँ तो तुम्हारे सिवा कोई नहीं दिखाई दे रहा। अरे वो सब नदी किनारे सैर करने गए हैं। आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। उसके बाद जादूगरनी चांद के लिए तरह तरह के पकवान ला देती है। फिर चांद एक एक करके सारे पकवान खा लेता है, लेकिन तभी अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है।
ये देख जादूगरनी बहुत खुश होती है। उसके बाद वो अपनी जादुई इंजेक्शन को चांद के शरीर में घुसा देती है और उसके सारी शक्तियां इंजेक्शन के अंदर खींच लेती है। फिर जादूगरनी उस इंजेक्शन को अपने शरीर में लगाकर सारी शक्तियों को अपने शरीर के अंदर प्रवेश करवा देती है। अरे वाह, मैंने चांद की सारी शक्तियां छीन ली, अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। उसके बाद जादूगरनी चांद को जंगल में छोड़ देती है। कुछ घंटों के बाद जब चांद को होश आता है तो वो बहुत कमजोरी महसूस करने लगता है। अरे मैं तो उस औरत के घर पर खाना खा रहा था, फिर मैं यहाँ कैसे आ गया? ये क्या, मेरे शरीर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? उसके बाद चांद अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके वहाँ जादुई दवाई प्रकट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन काफी देर कोशिश करने के बाद भी दवाई प्रकट नहीं होती। अरे ये क्या, मेरी शक्तियाँ तो काम नहीं कर रही। लगता है वो औरत कोई धोखेबाज थी, उसने धोखे से मेरी सारी शक्तियाँ छीन ली हैं। उस दिन के बाद से बिना शक्तियों के चांद पूरी तरह लाचार हो जाता है। अब बिना शक्तियों के मैं अपने लिए खाना प्रकट नहीं कर सकता। अब मुझे कहीं काम करके अपना गुजारा करना होगा। उसके बाद चांद पास के गांव में पहुंच जाता है। तभी उसे खेत में कुछ लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं। चांद खेत के मालिक के पास जाकर उससे काम मांगने लगता है। अब मैंने कल से कुछ नहीं खाया, मुझे काम की जरूरत है, दया करके आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। ठीक है, मैं तुझे काम पर रख लेता हूँ, लेकिन तुझे रोज 12 घंटे काम करना होगा। अगर तूने ठीक से काम नहीं किया तो मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। इसके साथ ही मैं तेरी खूब पिटाई भी करूंगा। उस आदमी की शर्त मानकर चांद खेतों में काम करने लगता है। चांद ने इससे पहले कभी मेहनत का काम नहीं किया था, इसीलिए थोड़ी देर काम करते ही वो बुरी तरह थक जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और पूरे ताकत के साथ काम करने लगता है। फिर सारा काम खत्म करने के बाद खेत का मालिक उसे कुछ पैसों के साथ साथ थोड़ा सा खाना भी दे देता है। उस दिन के बाद से चांद इसी तरह रोज खेत में कड़ी मेहनत किया करता था। फिर करीब 1 महीने बाद अब मैंने मजदूरी करके काफी पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। अब मैं इनसे कोई छोटा मोटा व्यापार करूंगा। उसके बाद चांद बाजार में प्याज पराठों की एक छोटी सी दुकान खोल लेता है। तभी कुछ छोटे बच्चे चांद के पास पराठे मांगने आ जाते हैं। उन बच्चों के पास पैसे नहीं थे। ये देख चांद नाराज नहीं होता, बल्कि उन सभी बच्चों को मुफ्त में पराठे दे देता है। इसी तरह अपने दयालु स्वभाव के चलते चांद आधे से ज्यादा पराठे गरीब और भूखे लोगों को खिला दिया करता था। फिर एक दिन कॉलेज की कुछ लड़कियां चांद के पास पराठे खाने आती हैं। देखते ही देखते सभी लड़कियां ढेर सारे पराठे खा लेती हैं। अरे गड़बड़ हो गई, जल्दबाजी में मैं पैसे लाना भूल गई। पिंकी, तेरे पास पैसे हैं क्या? नहीं नहीं, आज मुझे मेरी माँ ने पैसे नहीं दिए। सुनो चांद, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। हमने तुम्हारे इतने सारे पराठे खा लिए, हमें बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, तुम सब बाद में मुझे पैसे दे देना। उसके बाद सभी लड़कियां वहां से चली जाती हैं। तभी मीनाक्षी नाम की एक लड़की चांद के पास आती है। वो सब लड़कियां बहुत ही चालाक है। वो इसी तरह मासूमियत का नाटक करके लोगों को बेवकूफ बनाती हैं। अगर तुम इसी तरह मुफ्त में सबको पराठे खिलाते रहोगे तो फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? और तुम ठीक कहती हो, लेकिन मैं क्या करूं? अपने स्वभाव से मजबूर हूं। मैं दूसरों को तकलीफ में नहीं देख पाता। मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही। तुम चांद हो, तुम्हारे पास तो बहुत सारी शक्तियां होनी चाहिए, फिर तुम इस तरह गरीबी वाली जिंदगी क्यों जी रहे हो? ये सुनकर चांद दुखी हो जाता है और मीनाक्षी को अपनी सारी कहानी बता देता है। तुम्हारी बातों से लगता है तुम्हें रीटा नाम की एक जादूगरनी ने धोखा दिया है। वो बड़ी धोखेबाज और लालची जादूगरनी है। और क्या तुम उसे जानती हो? हाँ, क्योंकि मैं एक जादूगरनी की बेटी हूँ। सालों पहले वो हमारी बस्ती में रहती थी, लेकिन उसकी बुरी आदतों के कारण सभी ने उसे बस्ती से बाहर निकाल दिया था।
देखो तुम चिंता मत करो, मैं उसे सबक सिखाकर तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियाँ दिलाऊंगी। ये सुनकर चांद खुश हो जाता है। फिर घर जाने के बाद मीनाक्षी अपनी माँ के जादुई गोले में देखकर रीटा जादूगरनी का पता लगा लेती है। फिर उसी रात वो अपनी कुछ जादूगरनी सहेलियों को लेकर रीटा के घर पहुंच जाती है। अरे अचानक तुम सब मेरे घर पर क्या करने आई हो? तूने भोले भाले चांद को धोखा देकर उसकी सारी शक्तियां छीन ली है, इसीलिए मैं तुझे सजा देने आई हूँ। उसके बाद मीनाक्षी और उसकी सहेलियां रीटा जादूगरनी को रस्सियों से बांध देती हैं। फिर मीनाक्षी रीटा के सर पर एक रसगुल्ला रखकर मंत्र पढ़ने लगती है। देखते ही देखते रीटा जादूगरनी के शरीर की सारी शक्तियां उस रसगुल्ले के अंदर चली जाती हैं और रसगुल्ला लाल होकर चमकने लगता है। फिर मीनाक्षी उसकी सहेलियां रीटा जादूगरनी की खूब पिटाई करती हैं और उसे हमेशा के लिए इलाके से भगा देती हैं। फिर अगले दिन मीनाक्षी रसगुल्ले को लेकर चांद को दे देती है। रसगुल्ला खाते ही चांद की सारी शक्तियां वापस आ जाती हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, मेरी शक्तियाँ वापस आ गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। उस दिन के बाद से चांद दोबारा लोगों की भलाई करते हुए हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगता है। किसी गांव में विद्या नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। विद्या की माँ कोयले की खदान में मजदूरी करती थी। दूसरे मजदूरों के मुकाबले विद्या की माँ ज्यादा देर तक काम करती थी ताकि वो विद्या की परवरिश अच्छी तरह कर सके। लेकिन फिर एक दिन काम करते समय अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। तभी कुछ मजदूर उसे उठाकर पास के अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। सुनो बेटी, लगातार कोयले की खदान में काम करने के कारण इनकी सांस के जरिए कोयले की राख शरीर के अंदर जमा हो गई है। जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना इनकी जान भी जा सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे कुछ महीनों की मोहलत दे दीजिए, मैं जल्दी पैसों का इंतजाम कर लूंगी। उसके बाद वो विद्या को कुछ दवाइयाँ देकर उसकी माँ को छुट्टी दे देता है। माँ, आज के बाद तुम काम करने मत जाना, मैं कोई छोटा मोटा काम करके पैसे कमा लिया करूंगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? इस तरह विद्या अपनी माँ को दिलासा देकर काम ढूंढने चली जाती है। लेकिन काफी जगह भटकने के बावजूद विद्या को कहीं काम नहीं मिलता। विद्या के क्लास में नंदिनी नाम की उसकी एक अच्छी सहेली पढ़ती थी। विद्या नंदिनी को अपनी माँ की हालत के बारे में बता देती है। तू चिंता मत कर विद्या, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुझे खुद का कोई काम करना चाहिए। लेकिन मैं खुद का काम क्या करूँगी? कोई भी काम करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं हैं। देख, मैंने अपनी पॉकेट मनी से थोड़े पैसे बचा कर रखे हैं, वो पैसे मैं तुझे दे दूंगी। उसके बाद तुम मिर्च पराठा बनाकर बेचना शुरू कर देना। मैंने कई बार तेरे हाथ के बने मिर्च पराठे खाए हैं, तू बहुत ही अच्छा बनाती है। हाँ, ये बात तूने ठीक कही, मेरे मिर्च के पराठे लोगों को जरूर पसंद आएंगे। फिर अगले दिन नंदिनी विद्या को कुछ पैसों के साथ साथ एक बोरी आटा भी दे देती है। उसके बाद विद्या बाजार में पहुंचकर पराठा बेचने की तैयारी करने लगती है। लेकिन तभी एक अट्ठा कट्टा आदमी उसके पास आता है। क्यों रे लड़की, तू यहाँ क्या बेचने की तैयारी कर रही है? अंकल, मैं यहाँ पर मिर्च पराठा बेचना चाहती हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतने सालों से मैं यहाँ रेस्टोरेंट चला रहा हूँ और तू यहाँ पराठा बेचकर मेरा व्यापार खराब करना चाहती है? इसी वक्त यहाँ से चली जा, वरना मैं तेरी लड़की होने का लिहाज नहीं करूँगा और तेरी पिटाई कर दूंगा। उस आदमी की धमकी सुनकर विद्या घबराकर वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद एक बड़ा सा पेड़ के नीचे अपना सामान रखकर वहाँ दुकान लगाने की सोचती है। लेकिन तभी एक पुलिस वाला वहाँ आ जाता है। क्यों रे लड़की, तू यहाँ किस चीज की दुकान लगा रही है? साहब, मैं यहाँ मिर्च पराठा बेचना चाहती हूँ। और ठीक है, लेकिन पहले तुझे 2 रुपए देने होंगे। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी रकम है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं।
अच्छा तो ये बात है, चल ठीक है, तू इसी वक्त अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जा और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। इस तरह लालची पुलिस वाला भी विद्या को डांटकर भगा देता है। उसके बाद विद्या एक पुल के नीचे बैठकर रोने लगती है। इस दुनिया में लोग कितने बेरहम हैं और मतलबी हैं। इनकी वजह से कोई गरीब मेहनत करके थोड़े पैसे भी नहीं कमा सकता। तभी विद्या के पास एक भिखारन आती है। क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? मैं अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए पराठा बेचकर थोड़े पैसे कमाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई दुकान लगाने नहीं देता, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। देखो, अगर तुम चाहो तो इस पुल के नीचे अपनी दुकान लगा सकती हो। यहाँ हम ढेर सारे भिखारी रहते हैं, हमारे होते हुए तुम्हें कोई परेशान नहीं करने आएगा। हाँ बेटी, बेफिक्र होकर यही कोई कोने में अपनी दुकान लगा लो। अगर तुम्हें कोई तंग करेगा तो आगे से हम उसे देख लेंगे। उन दोनों भिखारी औरतों की बात सुनकर विद्या को बड़ी हिम्मत मिलती है। फिर विद्या सारी तैयारी करके वहीं पर मिर्च पराठे बेचना शुरू कर देती है। तभी सड़क से गुजर रहे कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियां विद्या के पास आकर उसे पराठे खरीदकर खाने लगते हैं। उन्हें विद्या के पराठे बहुत पसंद आते हैं। तुम्हारे पराठे तो बहुत अच्छे हैं, कल से तुम थोड़ी चटनी भी बनाकर लाना, तभी इनके खाने में और भी ज्यादा मजा आएगा। सलाह देने के लिए शुक्रिया मेम साहब, कल मैं जरूर इस बात का ध्यान रखूंगी। फिर अगले दिन से विद्या पराठे के साथ तरह तरह की स्वादिष्ट चटनी भी बनाकर बेचने लगती है। दूसरी तरफ विद्या ग्राहकों के साथ बहुत ही प्यार से बात किया करती थी। इस वजह से जो ग्राहक एक बार उसकी दुकान पर आता वो रोज पराठे खाने आ जाता था। इस तरह विद्या की बिक्री अच्छी होने लगती है। इसके साथ साथ विद्या पुल के नीचे रहने वाले सभी भिखारियों को रोज मुफ्त में पराठा खिलाया करती थी। कुछ ही महीनों में विद्या इतने पैसे कमा लेती है कि वो अपनी माँ का ऑपरेशन भी करवाकर उसे पूरी तरह ठीक कर देती है। फिर एक दिन विद्या पराठा बेच रही थी, तभी एक औरत दौड़ती हुई उसके पास आती है। सुन लड़की, तुम मिर्ची के पराठे बेचती हो ना? हाँ हाँ मेम साहब, मैं मिर्ची के ही पराठे बेचती हूँ। कहिए आपको कितने पराठे चाहिए? हमारी राजकुमारी ने मुझे रेस्टोरेंट से मिर्च के पराठे लाने के लिए कहा है। मैं काफी रेस्टोरेंट में घूम कर आ गई, लेकिन मुझे कहीं भी मिर्च के पराठे नहीं मिले। जल्दी से ढेर सारे मिर्च के पराठे पैक कर दो। उसके बाद विद्या ढेर सारे मिर्च के पराठे उस औरत को दे देती है। फिर अगले दिन वो औरत दोबारा विद्या के पास आती है। सुन लड़की, तुम बहुत ही किस्मत वाली हो। राजकुमारी को तुम्हारे पराठे बहुत पसंद आए, इसीलिए उसने तुम्हें अपनी कुक बनाने का फैसला किया है। कल से तुम्हें महल में ही रहना होगा। जब भी राजकुमारी को पराठे खाने का मन करेगा तो तुम्हें उन्हें पराठे बनाकर देना होगा। साथ ही हर महीने तुम्हें एक मोटी तनख्वाह मिलेगी। महल में काम करने की बात सुनकर विद्या बहुत खुश होती है। फिर अगले दिन से राजकुमारी विद्या और उसकी माँ के लिए महल में रहने का सारा इंतजाम कर देती है। दोनों माँ बेटी को रहने के लिए बहुत ही सुंदर कमरा मिलता है। साथ ही राजकुमारी ने विद्या के लिए सुंदर सुंदर ड्रेस भी खरीदी थी। ये सब देख दोनों माँ बेटी बहुत खुश होते हैं। उस दिन के बाद से विद्या रोज राजकुमारी को मिर्च के पराठे के साथ साथ और भी कई तरह के स्वादिष्ट पराठे बनाकर खिलाने लगती है। विद्या के स्वादिष्ट पराठे और उसकी मीठी स्वभाव से राजकुमारी बहुत प्रसन्न होती है और हर महीने से तनख्वाह के रूप में ढेर सारे पैसे देने लगती है। इस तरह विद्या की गरीबी पूरी तरह दूर हो जाती है और वो अपनी माँ के साथ खुशी से अपना जीवन जीने लगती है। चंपापुर गांव की जमीन पूरी तरह बंजर थी, जिस वजह से लोग खेती नहीं कर पाते थे और गरीबी की मार झेल रहे थे। चंपापुर गांव की लड़कियों को पानी लेने बहुत दूर जंगल की नदी में जाना पड़ता था। इसी तरह एक शाम सभी लड़कियां नदी से पानी लेकर लौट रही थी, लेकिन तभी अचानक मौसम बिगड़ जाता है और चारों तरफ मूसलाधार बारिश होने लगती है। सभी लड़कियां एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ी होकर
अपने आप को बारिश से बचाने की कोशिश करने लगती हैं। लेकिन अगले ही पल उस पेड़ के चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है और सभी लड़कियों के हाथ में एक एक छाता प्रकट हो जाता है। अरे ये कैसा चमत्कार है, अचानक ये छाते कहाँ से आ गए? और ये सब मेरी शक्ति का कमाल है। मुझे पृथ्वी पर लोगों की सहायता के लिए भेजा गया है। ये सुनकर सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं और जादुई पेड़ को अपनी गरीबी के बारे में बता देती हैं। और ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। चलो तुम सब मेरी ढाली पर बैठ जाओ। उसके बाद लड़कियां पेड़ पर चढ़कर ढालियों पर बैठ जाती हैं। फिर वो पेड़ चलते हुए उन लड़कियों के गांव में पहुंच जाता है। और देखो, तुम सबको रोज मेरे ऊपर दूध डालना होगा। उसके बाद मैं तुम सभी को एक जादुई नेल पॉलिश दूंगा। फिर सभी लड़कियां दूध इकट्ठा करके उस पेड़ के ऊपर डालना शुरू कर देती हैं। अगले ही पल पेड़ वहां एक बड़ी नेल पॉलिश की शीशी प्रकट कर देता है। पेड़ के कहने पर वो सभी लड़कियां अपने अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा लेती हैं। उसके बाद लड़कियां ढेर सारा खाना मांग लेती हैं और अगले ही पल वहां खाने से बड़े 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 बर्तन प्रकट हो जाते हैं। ये देख लड़कियां बहुत खुश होती हैं और सभी गांव वालों को बुलाकर उनके साथ मजे से खाना खाती हैं। उस जादुई पेड़ की वजह से हमारे खाने पीने की समस्या तो खत्म हो गई है, लेकिन वो पेड़ रोज हमें सिर्फ एक नेल पॉलिश देता है। मैं सोच रही थी कि अगर हम उसके ऊपर एक ही बार में ढेर सारा दूध डाल दें तो हो सकता है पेड़ के ऊपर ढेर सारी जादुई नेल पॉलिश प्रकट हो जाए। हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। उसके बाद सभी लड़कियां ढेर सारा दूध इकट्ठा करके उस पेड़ के ऊपर डाल देती हैं। देखते ही देखते पेड़ की डालियों पर ढेर सारी नेल पॉलिश प्रकट हो जाती हैं। फिर सभी लड़कियां अपने नाखूनों में नेल पॉलिश लगाने लगती हैं, लेकिन अगले ही पल उनके नाखूनों में आग लग जाती है। अरे मर गई रे, मेरे हाथ में आग लग गई। अरे कोई बचाओ मुझे। और तुम सबके हाथों को जलाकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। उसके बाद जादुई पेड़ वहां पर एक विशाल नेल पॉलिश प्रकट कर देता है। फिर अगले ही पल नेल पॉलिश का ढक्कन खुल जाता है और सारी नेल पॉलिश लड़कियों के ऊपर गिरने लगती है, जिस वजह से वो सभी लड़कियां बहुत ही बदसूरत और डरावनी बन जाती हैं। और मुझे और दूध चाहिए। जाओ तुम सब मेरे लिए दूध लेकर आओ, वरना मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। ये सुनकर सभी लड़कियां घबरा जाती हैं। अरे अचानक इससे क्या हो गया? ये इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है? सुनो, हमारे पास अब बिल्कुल भी दूध नहीं है। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, अब मैं तुम सबको जलाकर राख कर दूंगा। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक खूबसूरत परी प्रकट हो जाती है। मैंने इस जादुई पेड़ को पृथ्वी पर लोगों की सहायता के लिए भेजा था, लेकिन तुम सबने लालच में पड़कर इसके ऊपर जरूरत से ज्यादा दूध डाल दिया है। अब इसका दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया है और ये पागल हो चुका है। हमें माफ करना परी जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर उस पेड़ को एक छोटे पौधे के रूप में बदल देती है। इसके साथ ही परी बदसूरत बनी सभी लड़कियों को फिर से खूबसूरत बना देती है। ये देख सभी लड़कियां बहुत खुश होती हैं। फिर परी गांव के बंजर जमीनों में जादुई बीज फैला देती है और देखते ही देखते वहां पर ढेर सारी फसल तैयार हो जाती है। अब हर महीने इस खेत में अपने आप फसल तैयार हो जाया करेगी। तुम सबको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद परी उस पौधे को लेकर वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से चंपापुर गांव के लोग हर महीने ढेर सारी फसल बेचकर पैसे कमाने लगते हैं। इस तरह उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं और वो सभी हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में सपना नाम की गरीब लड़की रहती थी। सपना की माँ सब्जियां बेचने का काम करती थी। सपना की माँ बहुत मेहनती थी। वो सारा दिन घूम घूम कर सब्जियां बेचती थी।
ताकि वो सपना की पढ़ाई का खर्च उठा सके। उधर सपना भी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और पढ़ लिखकर जिंदगी में कुछ बनना चाहती थी। फिर एक दिन सपना के स्कूल में कुछ लोग आते हैं। हम एक बड़ी कंपनी से आए हैं। हम हर साल लड़कियों के बीच स्विमिंग कंपटीशन करवाते हैं। हमारी कंपनी जीतने वाली लड़की को पूरे 5 लाख रुपए का इनाम देती है। ये सुनकर सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं। तुम में से जो भी लड़कियां कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहें, वो अपना नाम लिखवा सकती हैं, लेकिन हमारी एंट्री फीस 10,000 रुपए है। कोई बात नहीं, मैं आज ही अपनी मम्मी से पैसे लेकर जमा करा दूंगी। हाँ, कल मैं भी अपने पापा से पैसे लेकर टीचर को दे दूंगी। इस तरह सभी लड़कियां स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने की बातें करने लगती हैं। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। बेटी, मैंने सुना है तेरे स्कूल में स्विमिंग कंपटीशन होने वाला है। जीतने वाली लड़की को पूरे 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। क्या ये बात सच है? हाँ माँ, ये बात सच है, लेकिन मुझे तो तैरना नहीं आता और वैसे भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए 10,000 रुपए की एंट्री फीस भरनी पड़ेगी। देख बेटी, हमें ये बहुत अच्छा मौका मिला है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अगर तू मेहनत करेगी तो तू कुछ ही दिनों में तैरना सीख जाएगी। और तू पैसों की फिक्र मत कर, मैं किसी तरह कर्ज लेकर पैसों का इंतजाम कर लूंगी। अपनी माँ की बातें सुनकर सपना को बड़ी हिम्मत मिलती है। फिर अगले दिन सपना की माँ कई लोगों से थोड़े थोड़े पैसे उधार लेकर 10,000 रुपए जमा कर लेती है। ये ले बेटी, ये पैसे ले जाकर अपने स्कूल में जमा कर दे। पैसे पाकर सपना बहुत खुश होती है और अपनी टीचर को सारे पैसे देकर स्विमिंग कंपटीशन में अपना नाम लिखवा लेती है। उसके बाद सपना गांव की नदी के किनारे पहुंच जाती है। फिर सपना अपनी कमर में रस्सी बांधकर उसे एक पेड़ के साथ बांध देती है। उसके बाद वो नदी में उतरकर तैरने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी अचानक रस्सी टूट जाती है और सपना नदी के बहाव में बहने लगती है। अरे कोई बचाओ मुझे, अरे कोई मेरी मदद करो। देखते ही देखते नदी का पानी सपना को बहाकर वहाँ से बहुत दूर ले जाता है। दूसरी तरफ शाम होने पर भी सपना घर नहीं लौटी। ये देख उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन अभी तक मेरी बेटी लौटकर नहीं आई। पता नहीं वो किस हाल में होगी। उसके बाद सपना की माँ चारों तरफ सपना को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे सपना कहीं नहीं मिलती। फिर दुखी होकर सपना की माँ अपने घर लौट जाती है। दूसरी तरफ नदी का पानी सपना को बहाकर परिदेश में ले जाता है। तभी एक दयालु परी की नजर सपना पर पड़ती है। वो परी फौरन सपना को बचाकर किनारे ले आती है। अरे ये बेचारी तो बेहोश है, इसे अपने घर ले जाती हूँ। उसके बाद परी सपना को घर ले जाती है और उसे जादुई शरबत पिलाकर होश में ले आती है। फिर परी के पूछने पर सपना उसे सारी बात बता देती है। अच्छा, तो तुम तैरना सीखना चाहती हो? ठीक है, मैं तुम्हें परिदेश की जादुई नदी में ले जाऊंगी। वहाँ परियों की क्लास चलती है, तुम भी वहाँ तैरना सीख लेना। उसके बाद वो परी सपना को परियों की क्लास में ले जाती है। वहाँ मौजूद सभी परियां सपना के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती हैं और उसे तैरना सिखाने लगती हैं। कुछ ही दिनों में सपना परियों के साथ तैरना सीख जाती है। क्या बात है सपना, आज तो तुमने सभी परियों को हरा दिया। सच में तुम तो तैराकी में एक्सपर्ट हो गई। ये सब आप लोगों की मेहरबानी के कारण हुआ है, जो आप लोगों ने मुझ गरीब लड़की की मदद की है। मैं आप सबका एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। फिर अगले दिन, बेटी सपना, मेरी इस जादुई झाड़ू पर बैठ जाओ। ये तुम्हें तुम्हारे गांव पहुंचा देगी। और हाँ, इस जादुई आलू को अपने पास रखो। स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने से पहले इस आलू को खा लेना। इस आलू को खाते ही तुम्हारे अंदर कसब की फुर्ती आ जाएगी और कोई भी लड़की तुम्हें नहीं हरा पाएगी। ये सुनकर सपना बहुत खुश होती है। उसके बाद वो जादुई झाड़ू में सवार होकर अपने घर पहुंच जाती है।
सपना को देख उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो उसे गले लगाकर रोने लगती है। फिर सपना अपनी माँ को जादुई आलू और परियों के बारे में सब बता देती है। तभी सपना के पड़ोस में रहने वाली काजल नाम की लड़की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है, ये जादुई आलू खाकर कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है। अगर ये जादुई आलू मुझे मिल जाए तो फिर मैं स्विमिंग कंपटीशन जीतकर 5 लाख रुपए हासिल कर लूंगी। फिर उसी रात काजल चुपके से सपना के घर में दाखिल हो जाती है और जादुई आलू को एक साधारण आलू से बदल देती है। अगले दिन सपना साधारण आलू को खाकर स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने पहुंच जाती है। दूसरी तरफ काजल जादुई आलू खाकर बहुत खुश होती है। कंपटीशन शुरू होते ही सभी लड़कियां तेजी से तैरना शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ जादुई आलू खाने की वजह से काजल सभी लड़कियों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगती है। मुझे किसी भी तरह इस कंपटीशन को जीतना होगा, वरना मेरी गरीबी कभी दूर नहीं होगी। उसके बाद सपना पूरे जोश के साथ तैरना शुरू कर देती है और देखते ही देखते वो काजल को भी पीछे छोड़ देती है। सपना की रफ्तार देख काजल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। देखते ही देखते सपना सभी लड़कियों को हराकर स्विमिंग कंपटीशन जीत लेती है। उसके बाद सपना को 5 लाख रुपए इनाम के तौर पर दे दिए जाते हैं। फिर शाम को सपना जब पैसे लेकर अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में काजल उसे रोक लेती है। इससे पहले कि सपना कुछ समझ पाती, काजल उस पर डंडे से वार कर देती है। माँ, बचाओ मुझे, अरे कोई बचाओ। देखते ही देखते बेचारी सपना घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। फिर काजल सपना के पैसे लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वहाँ सपना की मदद करने वाली परी आ जाती है। ठहर जा दुष्ट लड़की, कहाँ भाग रही है? उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी से एक जादुई सैंडल प्रकट कर देती है और वो सैंडल काजल की पिटाई करने लगती है। अरे मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अरे कोई बचाओ मुझे। देखते ही देखते वो जादुई सैंडल काजल को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देती है। उसके बाद काजल रोते हुए वहाँ से भाग निकलती है। दूसरी तरफ परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर सपना के जख्मों को पूरी तरह ठीक कर देती है। फिर परी सपना को सही सलामत उसके घर पहुँचा देती है। ये लो बेटी, ये जादुई सैंडल हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगी। फिर परी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ इनाम के पैसों से सपना और उसकी माँ की परेशानियाँ हल हो जाती हैं और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। उन दिनों सिंड्रेला गर्भवती थी। अपने होने वाले बच्चे को लेकर सिंड्रेला बहुत खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ सिंड्रेला की ये खुशी उसकी ननद कनिका से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कनिका काला जादू सीखकर एक बड़ी जादूगरनी बनना चाहती थी, जिसकी वजह से वो छोटे बच्चों को मारकर उनकी बलि चढ़ा रही थी। इसीलिए कुछ महीनों पहले ही सिंड्रेला ने उसे महल से बाहर निकाल दिया था। कनिका किसी भी कीमत पर सिंड्रेला से अपना बदला लेना चाहती थी। फिर एक दिन कनिका चुपके से महल में दाखिल हो जाती है और सिंड्रेला के खाने में काले जादू से तैयार की गई दवा मिलाकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ इस बात से बेखबर सिंड्रेला वो खाना खा लेती है। फिर कुछ महीनों बाद सिंड्रेला एक साथ 3 नागिन बेटियों को जन्म देती है। उन तीनों नागिन बेटियों को देख महल में मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, हमारी राजकुमारी ने तो 3 नागिनों को जन्म दिया है, आखिर ये कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है ये सिंड्रेला कोई इच्छाधारी नागिन है, इसीलिए तो इसने नागिनों को जन्म दिया है। हाँ तू सही कहती है, ऐसा हो सकता है। मैंने सुना है इच्छाधारी नागिनें बहुत खतरनाक होती हैं, इंसानों को मार के कभी भी खा सकती हैं, इसीलिए हमें इस महल में काम छोड़ देना चाहिए। इस तरह सिंड्रेला के बारे में चारों तरफ अफवाह फैलने लगती है और धीरे धीरे महल के बहुत सारे नौकर काम छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ ये बात सिंड्रेला की सास को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो सिंड्रेला के साथ साथ उसकी तीनों बेटियों को महल से बाहर निकाल देती है। उधर सिंड्रेला का पति भी उसका साथ देने से इनकार कर देता है।
सिंड्रेला के पास रहने की अब कोई जगह नहीं थी, इसीलिए वो एक तालाब के किनारे झोपड़ी बनाकर अपनी तीनों बेटियों के साथ रहने लगती है। अपनी बेटियों की परवरिश के लिए सिंड्रेला को लोगों के यहाँ बर्तन मांजने का काम करना पड़ता है। इस तरह धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। फिर एक दिन सिंड्रेला अपनी तीनों बेटियों के साथ तालाब के किनारे खेल रही थी। तभी कनिका की नजर उन पर पड़ती है। सिंड्रेला को अपनी बेटियों के साथ खुश देख कनिका को बहुत गुस्सा आता है। मुझे तो लगा था सिंड्रेला लोगों के ताने सुनकर अपनी बेटियों के साथ आत्महत्या कर लेगी, लेकिन ये तो अपनी बेटियों के साथ हंसी खुशी जी रही है। अब मैं इसकी तीनों बेटियों को जान से मार दूंगी, फिर देखती हूँ इस सिंड्रेला के चेहरे पर मुस्कान कैसे आती है। फिर अगले दिन जब सिंड्रेला काम पर चली जाती है, तभी मौका देखकर कनिका उसकी तीनों बेटियों को अगवा करके अपने घर ले जाती है। तुम कौन हो और तुमने हमें क्यों पकड़ा है? हमें हमारे घर जाने दो। देखो, अगर हमारी माँ यहाँ आ गई तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमें आजाद कर दो। बेकार की बातें मत करो, तुम तीनों के मरने का समय आ गया है। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद कनिका सिंड्रेला की तीनों बेटियों को रस्सी से बांधकर आग के ऊपर लटका देती है, लेकिन तभी सिंड्रेला की तीनों बेटियां अपने नुकीले दांतों से रस्सियों को काटकर आजाद हो जाती हैं। ये देख कनिका को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी जादू छड़ी की शक्ति से उन तीनों को लोहे के पिंजरे में कैद कर देती है। लेकिन सिंड्रेला की तीनों बेटियां उस लोहे के पिंजरे को भी काटकर बाहर निकल आती हैं। हमारे दांत बहुत ही मजबूत हैं। हम दुनिया की किसी भी चीज को आसानी से काट सकते हैं। तूने हमें बहुत परेशान किया है, अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले कि कनिका कोई और चाल चल पाती, सिंड्रेला की छोटी बेटी अपनी पूंछ से कनिका को लपेटकर जकड़ लेती है। उसके बाद तीनों बहनें कनिका को काटना शुरू कर देती हैं। अरे मर गई रे, ये तीनों तो बहुत खतरनाक है। अरे कोई बचाओ मुझे। उन तीनों के जहर से कनिका का शरीर पूरी तरह नीला हो जाता है और थोड़ी ही देर में वो तड़पती हुई अपना दम तोड़ देती है। फिर वो तीनों कनिका की जादुई छड़ी उठाकर वापस अपनी झोपड़ी में चली जाती हैं। शाम को सिंड्रेला के वापस आते ही तीनों बेटियां उसे सारी बात बता देती हैं। फिर वो तीनों जादुई शक्ति की छड़ी से अपनी झोपड़ी को एक बढ़िया घर में बदल देती हैं। माँ, अब इस जादुई छड़ी की मदद से हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसके बाद तीनों जादुई छड़ी की शक्ति से वहाँ एक जादुई जाल प्रकट कर तालाब से ढेर सारी मछलियाँ पकड़ लेती हैं। फिर उस दिन से वे तीनों मछलियाँ बेचने का व्यापार शुरू कर देती हैं और कुछ ही समय में तीनों बहुत पैसे कमाने लग जाती हैं। इस तरह सिंड्रेला के हालात पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और वो अपनी बेटियों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। बहुत समय पहले परी देश में सिंड्रेला नाम की दो जुड़वा बहनें रहती थी। उन दोनों की शक्ल एक जैसी थी, इसीलिए उनकी माँ ने दोनों का नाम सिंड्रेला रखा था। उन दोनों के पति उन्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी सास हमेशा उनके काम में नुक्स निकालकर उनकी बुराई किया करती थी। फिर कुछ समय बाद दोनों बहनें गर्भवती हो जाती हैं। इस बात से दोनों सिंड्रेला और उनके पति बहुत खुश होते हैं। गर्भवती होने के बाद दोनों अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगती हैं। फिर एक दिन वो दोनों अपने पतियों के साथ पृथ्वी की सैर करने का प्लान बनाती हैं। शाम को चारों जादुई कालीन पर सवार होकर पृथ्वी के खूबसूरत नजारे देखने निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक रास्ते में मौसम बिगड़ जाता है। अरे ये क्या, अचानक मौसम बिगड़ गया। हमें फौरन नीचे उतरना होगा, वरना हम चारों की जान खतरे में पड़ सकती है। उसके बाद वो चारों जादुई कालीन को नीचे उतारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी उनका संतुलन बिगड़ जाता है। दोनों सिंड्रेला बहनें जंगल में मौजूद पेड़ के ऊपर गिर जाती हैं। दूसरी तरफ जादुई कालीन उनके पतियों को हवा में उड़ाकर वहाँ से बहुत दूर ले जाती है। अरे ये क्या, हमारे पति तो कहीं नजर नहीं आ रहे, अब हम क्या करें? सबसे पहले हमें कोई महफूज जगह ढूंढनी होगी, क्योंकि ये जंगल बहुत ही खतरनाक लग रहा है। फिर दोनों बहनें पेड़ से नीचे उतरकर चलना शुरू कर देती हैं, लेकिन काफी देर चलने के बाद भी वो दोनों जंगल से बाहर नहीं निकल पाती। देखते ही देखते रात हो जाती है और पूरे जंगल में डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। अरे ये क्या, यहाँ तो माहौल बहुत ही डरावना है। हम दोनों इतनी देर से चल रही हैं, लेकिन अभी तक जंगल के बाहर नहीं निकल पाई। इस समय हम दोनों गर्भवती हैं। अगर किसी जंगली जानवर ने हम पर हमला कर दिया तो हम अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दोनों बहनें जल्दी जल्दी जंगल पार करने की कोशिश करने लगती हैं।
तभी रास्ते में उन्हें 2 बूढ़ी जादूगरनियां मिलती हैं। अरे तुम दोनों तो परी हो, लेकिन इस वक्त इस खतरनाक जंगल में क्या कर रही हो? देखो, आज अमावस्या की रात है। इस जंगल में खतरनाक चुड़ैल घूमती है। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम दोनों को मारकर खा जाएंगी। ये सुनकर दोनों सिंड्रेला बहनें डर के मारे कांपने लगती हैं। इससे पहले कि किसी चुड़ैल की तुम पर नजर पड़े, जल्दी से हमारे घर चलो। उसके बाद दोनों जादूगरनियां सिंड्रेला बहनों को अपने घर ले जाती हैं। उन दोनों का घर जंगल में तालाब के किनारे बना हुआ था। लगता है तुम दोनों चलते चलते बहुत थक गई हो। ये लो, खाना खा लो। ये हमारा बनाया हुआ खास तरह का जादुई खाना है। इसे खाने के बाद कम से कम 2 दिन तक भूख नहीं लगेगी और साथ ही तुम्हारे शरीर में हमेशा फुर्ती बनी रहेगी। इस खाने से हमारे बच्चों को तो कोई नुकसान नहीं होगा ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बेफिक्र होकर ये खाना खा सकती हो। उसके बाद दोनों बहनें खाना खाना शुरू कर देती हैं, लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर टक टक की आवाज होने लगती है। एक जादूगरनी चुपके से दरवाजे में बने सुराग से बाहर झांक कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सामने 2 खतरनाक चुड़ैल खड़ी थी। अरे मर गई, हमारे दरवाजे पर 2 चुड़ैल खड़ी हैं। लगता है इन दोनों को इनके बारे में पता चल गया है। जल्दी से दरवाजा खोलो। हमें पता है तुम दोनों के घर पर 2 परियां मौजूद हैं। हमें उनकी खुशबू मिल गई थी। वो दोनों गर्भवती हैं। हम उन्हें मारकर उनके बच्चों को खाना चाहते हैं। अगर तुम दोनों हमारे बीच में आई तो हम तुम्हें भी जान से मार देंगे। देखो, दया करके इन मासूम परियों को छोड़ दो। लगता है ये दोनों जादूगरनियां सीधी तरह दरवाजा नहीं खोलेंगी। हमें दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होना होगा। इसके बाद दोनों चुड़ैलें दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगती हैं। ये सब देख दोनों सिंड्रेला बहनें डर के मारे कांपने लगती हैं। ये चुड़ैलें तो बहुत ही खतरनाक हैं। लगता है अब हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगी। हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी मर जाएंगे। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी चुड़ैलों से दरवाजा नहीं टूटता। लगता है ये दरवाजा बहुत मजबूत है। चलो छत की तरफ से अंदर जाने की कोशिश करते हैं। फिर वो दोनों छत तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश करती हैं। छत कमजोर थी, इसलिए छत टूटना शुरू हो जाती है। ये देख दोनों चुड़ैल बहुत खुश होती हैं। अरे नहीं, हमारी छत कमजोर है। अब उन दोनों चुड़ैलों को अंदर आने से कोई नहीं रोक सकता। इन दोनों परियों को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हम दोनों को अपनी जान देनी होगी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। हमारे लिए आप दोनों अपनी जान मत दो। कोई बात नहीं, हम दोनों बूढ़ी हो चुकी हैं और हमने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है। हाँ, हम अपनी जान देकर तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जान बचा लेंगे। इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या हो सकता है। देखो, अब हम दोनों अपने शरीर में आग लगाने वाली हैं। थोड़ी ही देर में हमारा शरीर जलकर 2 साड़ियों के रूप में बदल जाएगा। तुम दोनों जल्दी से उन साड़ियों को पहन लेना। उसके बाद कोई भी चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर वो दोनों जादूगरनी अपने शरीर में आग लगा लेती हैं। देखते ही देखते उन दोनों का शरीर जलकर 2 साड़ियों के रूप में बदल जाता है। दूसरी तरफ वो दोनों चुड़ैलें भी छत तोड़कर नीचे कूद जाती हैं। तभी दोनों सिंड्रेला बहनें जल्दी से साड़ियाँ उठाकर पहन लेती हैं। बहुत मेहनत के बाद तुम दोनों हाथ लगी हो। अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। फिर जैसे ही दोनों चुड़ैल सिंड्रेला बहनों को पकड़ने की कोशिश करती हैं कि तभी उन दोनों को बिजली का झटका लगता है और वो दोनों दर्द के मारे तड़पने लग जाती हैं। हाय मर गई रे, अचानक मुझे ये बिजली का झटका क्यों लग रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे। फिर उस साड़ी से बड़े बड़े आग के गोले बाहर निकलकर दोनों चुड़ैलों के ऊपर गिरने लगते हैं। हाय मेरा शरीर जल गया। अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई इस आग को बुझाओ। देखते ही देखते दोनों चुड़ैल जलकर राख के ढेर में बदल जाती हैं। उसके बाद वो दोनों जादुई साड़ियाँ सिंड्रेला बहनों को हवा में उड़ाते हुए परी देश ले जाती हैं। दूसरी तरफ उनके पति भी वहाँ पहुँच चुके थे। अपने पतियों को सही सलामत देख दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। इस तरह दोनों नेक जादूगरनियां अपनी जान देकर सिंड्रेला बहनों की जान बचा लेती हैं। फिर कुछ समय बाद दोनों बहनें 2 खूबसूरत बेटों को जन्म देकर अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।